मिलिंद के घर के बाहर निकलने और मिलिंद का ऐसा रूप देखने के बाद अदिति पूरी तरह से बिखर चुकी थी। अभी अदिति में इतनी ताकत नहीं थी कि वह आगे चल भी पाए। उसका दिमाग काम करना बंद हो गया था। अदिति का दिमाग चलता भी तो चलता कैसे? जिस मिलिंद पर अदिति इतना भरोसा करती थी, उसने ही उसके भरोसे के साथ आदित्य मतलब उसके प्यार को चोट पहुंचाई थी। अदिति के दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही थीं और उसको समझ नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। इसलिए अदिति अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर चली गई। घर पहुंचने के बाद अदिति अपने कमरे में चुपचाप चली गई। कमरे में जाने के बाद अदिति जमीन पर बैठ गई। जमीन पर बैठने के बाद वापस अदिति को मिलिंद की बातें याद आने लगीं। अभी भी उसके कानों में मिलिंद के वो शब्द घूम रहे थे। ये सब याद करके अदिति की आंखों में आंसू आने लगते हैं और वह रोने लगती है। अदिति रोते रोते कहती है, क्यों मिलिंद, क्यों तुमने ये सब किया? क्यों? हम दोनों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि तुमने ये सब किया? बस यही सोचते सोचते पता नहीं कैसे अदिति की आंख लग गई। दूसरे दिन जब अदिति की आंख एक फोन कॉल से खुली थी, जो व्यक्ति इतनी सुबह फोन कर रहा था वह और कोई नहीं, अदिति की छोटी बहन अयाना थी। अदिति बिना नाम देखकर फोन उठा लेती है। फोन उठाकर अदिति हड़बड़ाकर और फोन उठाकर, हेलो कौन? अयाना फोन की दूसरी तरफ से और आदित्य के बारे में पूछकर, दी मैं अयाना बोल रही हूँ। क्या हुआ दी? कुछ हुआ है क्या? आपकी आवाज़ कुछ ठीक नहीं लग रही है। और आदि भाई कैसे हैं? अयाना के मुंह से आदित्य का नाम सुनकर अदिति के सामने कल रात की उसकी और मिलिंद के बीच की सारी बातें याद आ गईं। वापस अदिति उस ख्यालों में चली गई। फोन की दूसरी तरफ अयाना बहुत बार हेलो हेलो दी, क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? ये सुनकर अदिति अपने ख्यालों में से बाहर निकलकर वास्तविक दुनिया में आकर और अपने आप को संभालकर अयाना से कहती है, अदिति पहले तो अपने आप को शांत और नॉर्मल करके और अयाना को समझा कर और उसको शांत करवा कर, अरे मेरी माँ, एक सांस में इतने सारे सवाल, थोड़ा सांस भी ले ले, सब ठीक है। मैं बस सोकर उठी हूँ, इसलिए मैं थोड़ी नींद में थी और कुछ नहीं है। अयाना थोड़ा हिचकिचाकर आदित्य के बारे में पूछकर, और आदि भाई कैसे हैं? उसके बाद अदिति अयाना से थोड़ा उदास और सीरियस होकर अयाना से बात करके कहती है, अदिति अयाना को यहाँ के हालात के बारे में बताकर और मिलिंद के बारे में छुपाकर, साथ में अयाना को तसल्ली दिलाकर, यहाँ के हालात इतने अच्छे नहीं हैं, पर तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। अयाना को सोचकर फोन की दूसरी साइड से बोलकर, दी मिलिंद भी है ना आपकी मदद करने के लिए? मिलिंद का नाम सुनकर अदिति, जो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रही थी, उससे अब रहा नहीं जाता है और अपना गुस्सा बाहर निकाल कर कहती है, अदिति अयाना पर चिढ़कर, मुझे मिलिंद की शक्ल भी नहीं देखनी, मदद तो बहुत दूर की बात हो गई। ये सुनकर अयाना कंफ्यूज हो जाती है और वह कंफ्यूज होकर अदिति से पूछती है कि अयाना अदिति को कुछ पूछकर, क्या हुआ दी? आप अचानक मिलिंद का नाम सुनकर इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? कुछ हुआ है क्या? फिर अदिति अपने आप को शांत करके और एक बहाना मारकर अयाना से कहती है, अदिति सुनना, मुझे कुछ काम याद आ गया है, तो मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। बिना अयाना की बात सुने अदिति फोन काट देती है। दूसरी तरफ अयाना कंफ्यूज होकर बस फोन को ही देखे जा रही थी। तब अभियान अयाना के पास आया और उसे पूछा, कुछ पता चला? तब अयाना अपनी वास्तविकता समय में आकर और उदास होकर कहती है, नहीं अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। पर अयाना अभियान को तसल्ली दिलाकर, अदिति दी कुछ न कुछ करके सबूत जरूर ढूंढ लेंगी, तुम टेंशन मत लो। वैसे अभियान और अयाना एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे, उनको तो बस एक मौका चाहिए था एक दूसरे को बोलने का। पर जब से आदित्य पर मोलेस्टेशन का केस लगा था, उसके कारण अभियान और अयाना एक दूसरे के करीब आने लगे थे। वैसे यूं कहना गलत नहीं होगा कि वे लोग एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। इस समय अभियान और अयाना एक ही कंपनी में काम कर रहे थे और जब से उनको पता चला था कि आदित्य को झूठे केस में फंसा दिया है, अयाना और अभियान किसी भी हाल में मुंबई में आना चाहते थे। पर आदित्य को पता था कि अभी उनकी पढ़ाई और इंटर्नशिप बहुत ज़्यादा जरूरी थी, इसलिए आदित्य ने उन दोनों को यहाँ पर आने से मना कर दिया था। दूसरी तरफ अदिति आदित्य को बचाने का एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी, पर कुछ हो नहीं पा रहा था। एक हफ्ता निकल गया। हफ्ते के निकलने के साथ में कोर्ट का नोटिस भी आ गया। कोर्ट का नोटिस देखकर आदित्य के घर वाले डर, घबराहट और निराशा के साथ अदिति को पूछा, अब हम क्या करें?
कैसे बचाएं हमारे बच्चे को, अब तो आगे कुछ नहीं दिख रहा है। जब अदिति ने देखा कि आदित्य के माँ और पापा की हिम्मत जवाब देने लगी है, उनको ऐसे टूटते हुए देखकर अदिति भी टूट गई थी और ना चाहते हुए अदिति ने डिसाइड किया कि वह मिलिंद की बात मान लेगी। पर मिलिंद की बात मानने से पहले अदिति आदित्य के साथ थोड़ा समय बिताना चाहती थी। आदित्य के साथ समय बिताने के बाद अदिति मिलिंद को ये सब के बारे में बताने का सोचा। अदिति उदास होकर आदित्य के लिए आखिरी बार खाना बनाती है। सारी की सारी डिशेस आदित्य की फेवरेट थी। वह उस दिन पुलिस स्टेशन जाकर सबसे रिक्वेस्ट करके अदिति आदित्य को खुद खाना खिलाने आ गई। उस दिन अदिति बस आदित्य को बहुत गहराई से देखे जा रही थी, पर इन सब से अनजान आदित्य भी अदिति को प्यार भरी नजरों से देखे जा रहा था। खाना खत्म होने के बाद अदिति ने प्यार से आदित्य को आई लव यू कहा और गले मिलकर वहां से चली गई। पुलिस स्टेशन से बाहर निकलकर अदिति मिलिंद को कॉल करके कहती है, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं तुम्हारी कंपनी आ रही हूँ। ये कहकर बिना मिलिंद का जवाब जाने अदिति फोन काट देती है। जब अदिति मिलिंद की कंपनी पहुंचती है, तब मिलिंद बस उसी का इंतजार कर रहा था। अदिति कंपनी के अंदर चली गई और बिना समय गवाए अपने आप को मजबूत करके मिलिंद के केबिन में चली गई। जब अदिति मिलिंद के कमरे के बाहर ही खड़ी थी, तब मिलिंद का असिस्टेंट ने उसको इज्जत से अंदर भेज दिया। जब अदिति अंदर पहुंची, तब जो मिलिंद उसका इंतजार कर रहा था, वह खुश होकर खड़ा हुआ और उसने अदिति के पास आकर बैठने को कहा। तब अदिति ने बस मिलिंद से उदास और गंभीर आवाज में इतना ही कहा, मैं आदित्य को तलाक लेने के लिए तैयार हूँ और तुम्हारे पास आने के लिए तैयार हूँ, तो प्लीज तुम आदित्य को छुड़वा दो। ये सुनकर मिलिंद बहुत खुश हो गया था, पर दूसरी तरफ अदिति ये सब कहने के बाद एक जिंदा लाश बन गई थी। तब मिलिंद बोला, हाँ मैं उसको जेल से छुड़वा दूंगा, पर तुम मुझे ये बताओ तुम खाना क्या चाहती हो, मैं मंगवाता हूँ। तब अदिति खड़ी होकर बोली, मुझे कुछ नहीं खाना है, तुम मेरा काम करवा दो, उसके बाद मैं आदित्य के दिल में नफरत पैदा करके तुम्हारे पास आ जाऊंगी। ये कहकर अदिति बिना इमोशंस के साथ खड़ी हुई और वहां से चली गई। उस बात से अनजान मिलिंद बहुत ही खुश हो गया था। ये सब करने के बाद अदिति घर पहुंची। उसमें इतनी सी हिम्मत नहीं बाकी थी, वह पूरी तरह से टूट गई थी। फिर भी उसने अपना चेहरा नॉर्मल रखा, क्योंकि वह अभी किसी को बताना नहीं चाहती थी कि उसके साथ क्या क्या हुआ है और उसने क्या फैसला किया है। फिर वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई और दरवाजा लॉक करके रोने लगी। अदिति रोते रोते और आदित्य की तस्वीर लेकर बस यही कह रही थी, मुझे माफ कर देना आदि, मुझे माफ कर देना, मैं मजबूर हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, अपने आप से भी ज्यादा तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे तुमसे अलग होना मंजूर है, पर मैं तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे नहीं देख सकती। जो मैं आगे करने वाली हूँ उसके लिए मुझे माफ कर देना, आई एम सॉरी। रोते रोते हुए अदिति आदित्य की तस्वीर लेकर वहीं पर सो जाती है। देखते ही देखते काली अंधेरी रात का उजाला हो गया और एक नई सुबह ने जगह ले ली थी। पर अदिति के जीवन में जो अंधेरा छाया था, वह तो बहुत ही ज्यादा गहरा था। वह तो अच्छे समय के साथ ही उसके बाद ही हट सकता था। सुबह सुबह अदिति तैयार होकर सबके लिए नाश्ता बनाती है और मिलिंद अपने कॉन्टेक्ट से आदित्य पर जो जो इल्जाम लगाए थे वह सारे खारिज करवा देता है। उसके बाद आदित्य जेल से बाहर बाइज्जत बरी हो जाता है। अदिति ये न्यूज अपने घर परिवार वालों को बता देती है कि कैसे मिलिंद ने उसकी मदद की, और वह सब जब अदिति का कोई ठिकाना नहीं रहा। खुशी के साथ साथ अदिति दुखी भी थी, क्योंकि वह थोड़े समय के बाद वे लोग अलग हो जाने वाले थे। पर अपने और आदित्य के अलग होने के ख्यालों को साइड में रखकर उसने आदित्य को गले से लगा दिया और आदित्य उस बात से अनजान उसने भी अदिति को गले से लगा लिया। कुछ दिन तो सब नॉर्मल चला। यूं कहना गलत नहीं होगा कि आदित्य और अदिति की लाइफ ट्रैक पर आने लगी थी, पर अदिति आदित्य से थोड़ी खिंची खिंची सी रहने लगी थी। उसके बाद आदित्य की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जो आदित्य ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। एक दिन आदित्य को अदिति और मिलिंद एक होटल के कमरे में एक दूसरे की बाहों में मिले थे। ये देखकर आदित्य के पैरों तले से जमीन खिसक गई और अदिति के प्लानिंग के चलते अदिति और आदित्य का तलाक हो गया।
आज का समय। आदित्य आज ये सब याद करके और अपनी आंखों में आंसू भरकर वापस एक शराब गिलास बनाया और पीने लगा। और वह बोला, क्यों आदित्य, क्यों तुमने ये सब किया? आखिर क्यों? क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? देखते ही देखते एक हफ्ता बीत गया। सारे लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी होने लगे। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि ना ही किसी ने सोचा और ना ही किसी ने समझा। एक दिन आयना और अभियान कैंडल लाइट डिनर करके वापस आ रहे थे। वे लोग बहुत खुश थे। बहुत समय के बाद उन्होंने आज एक दूसरे के साथ समय बिताया था। जब अभियान गाड़ी चला रहा था, तब अभियान के गाड़ी के सामने एक औरत आई और टकरा गई। ये देखकर अभियान और अयाना बहुत ही ज्यादा डर गए थे। वे लोग डरते डरते और हड़बड़ाते हुए गाड़ी से बाहर निकले और उस औरत के पास देखने के लिए गए कि वह औरत ठीक है या नहीं। जब उस औरत ने अभियान को देखा तो उस औरत ने अभियान को आदित्य समझ बैठी। वह औरत और कोई नहीं, मालिनी थी, जिसने आदित्य पर झूठा केस किया था। मालिनी आगे कुछ और बोल पाती, तब अभियान ने उस औरत को पूछा, मैम आप ठीक हो? आपको तो बहुत लगी है। ये देखकर अभियान अयाना से कहता है, हमें इनको किसी हॉस्पिटल में लेकर जाना होगा। ये अयाना से कहकर अभियान मालिनी से कहता है, आप टेंशन मत लेना, हम आपको हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। ये कहकर अभियान और अयाना उनको गाड़ी में लेटा देते हैं और उनको हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं। जब वे लोग हॉस्पिटल में पहुंचे, तब मालिनी को तुरंत ही ऑपरेशन थिएटर में लेकर चले गए। अभियान की फैमिली बहुत फेमस होने के कारण हॉस्पिटल वालों ने इतना फॉर्मेलिटी पर ध्यान नहीं दिया था। वे लोग तुरंत ही मालिनी का ऑपरेशन करने लगे थे, पर मालिनी का ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं रहा। डॉक्टर ने बाहर आकर अभियान और अयाना को कहा, मिस्टर रॉय, अंदर जो औरत है उनकी हालत ठीक नहीं है, उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। ऐसा कहकर डॉक्टर वापस एक नर्स के साथ अंदर चला गया। थोड़े समय ट्रीटमेंट देने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, इसलिए डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने अभियान और अयाना से कहा, वैसे तो मरीज की हालत बहुत खराब है और हम ऐसी हालत में जल्दी किसी को मिलने नहीं देते, पर वह कब से आपके बड़े भाई आदित्य रॉय का नाम बोल रही है, तो प्लीज आप उनके पास जाइए। जब अभियान और अयाना ने ये सुना तो वे लोग शॉक्ड होकर एक दूसरे की शक्ल को देखने लगे। उसके बाद वे लोग अंदर चले गए। जब वे लोग वार्ड में पहुंचे, मालिनी ने अभियान को देखकर उसे आदित्य समझकर कहा, आदित्य सर, मुझे लगा ही नहीं था कि मैं आपसे कभी मिल पाऊंगी। तब अभियान मालिनी के करीब जाकर और उसको समझाते और कंफ्यूज होकर और सवाल पूछकर कहता है, आप मुझे गलत समझ रही हो और मैं आदित्य नहीं अभियान हूँ। आदित्य मेरे बड़े भाई हैं, पर आप मेरे भाई को कैसे जानते हैं और आप मेरे भाई से कब मिली? तब मालिनी अधमरी हालत में कहती है, मैं आदित्य सर को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। आपको पता है, कई साल पहले आपके भाई पर मोलेस्टेशन का केस लगा था, वह मैंने लगाया था। ये सुनकर अभियान का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और वह कुछ बोल पाता। तब मालिनी अभियान को रोककर कहती है, मुझे पता है आपको मुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा होगा, पर प्लीज मुझे अपनी बात रखने दीजिए। पता नहीं मेरे पास कितना और वक्त बाकी है। पता है मैंने आपके भाई पर केस करके गलत किया था, पर मैंने जो भी किया था वह किसी के कहने पर किया था। तब अभियान गुस्से से पूछता है, किसके कहने पर आपने ये सब किया था? तब मालिनी एक लंबी सांस लेकर कहती है, मैंने ये सब मिस्टर कपूर के कहने पर किया था, पर मिस्टर कपूर ने भी आदित्य को किसी और के कहने पर फंसाया था। जब अभियान और अयाना ने ये सब सुना तो वे लोग शॉक्ड होकर एक दूसरे की शक्ल देखने लगे थे। मालिनी अपनी बात कंटिन्यू रखकर कहती है, मुझे भी बहुत समय के बाद पता चला। पहले तो मिस्टर कपूर ने मुझे पैसों का लालच दिया और मुझे एक अच्छी पोस्ट में रखने का मौका दिया, पर सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि इन सब में पहले से ही पुलिस इन्वॉल्व थी और मैंने भी लालच में आकर हाँ कह दिया था। पर धीरे धीरे मुझे पता चला कि इन सब के पीछे तो मिस्टर मिलिंद मल्होत्रा थे। जब अभियान और अयाना ने मिलिंद का नाम सुना तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। अभियान शॉक्ड होकर मालिनी से पूछा, मिलिंद भाई ने ये सब किया था? तब मालिनी ने हाँ कहकर आगे कहती है, जब मैं आखिरी बार पैसे लेने के लिए मिस्टर कपूर के वहाँ गई, तब मैंने मिस्टर कपूर और मिस्टर मिलिंद मल्होत्रा की सारी बातें सुन ली थी। तब मुझे पता चला
मिस्टर मिलिंद ने मिस्टर कपूर को कोई बड़ा लालच दिया था, इसलिए वह मान गए थे। ये सब जानकर मेरे मन में और भी ज्यादा लालच आ गया था और मैंने मिस्टर कपूर को ब्लैकमेल करना चालू कर दिया था। फिर मालिनी एक कड़वी हंसी हंसकर कहती है, कहते हैं ना, इंसान को बर्बाद करने वाला कोई और नहीं, खुद ही का लालच होता है। इसमें कुछ ऐसा हुआ, मेरे लालच ने मुझे डुबो दिया। मेरे बार बार ब्लैकमेल करने के कारण मिस्टर कपूर बहुत परेशान हो गए और उन्होंने मुझे अपने गुंडों से कहलवाकर किडनैप करवा दिया। फिर उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया जो मैं आपको बता भी नहीं सकती। जब मालिनी ये सब बता रही थी तब उसके चेहरे से आंसू की धारा झलकने लगी थी। थोड़ी देर रोने के बाद मालिनी वापस कहना चालू करके कहती है, मिस्टर कपूर ने मुझे कई सालों तक एक कमरे में कैद करके रखा था। मिस्टर कपूर और उनके दोस्त रोज आते और मेरे साथ, मैं बहुत टूट गई थी। इतना कहने के बाद मालिनी वापस रोने लगी थी। अपने आंसू पोंछकर मालिनी बोली, पर एक दिन मिस्टर कपूर ने ड्रिंक करते करते एक बात अपने दोस्तों से कही जो बहुत अजीब थी। तब अभियान और मालिनी को बिना समय गवाए पूछा, कौन सी बात? तब मालिनी बोली, मिस्टर रॉय पर एक केस तो था, पर उनके ऊपर मिस्टर मिलिंद और एक केस लगाने वाले थे, पर केस लगाने से पहले ही ये केस भी खारिज हो गया। अभियान ने गुस्से में कहा, और एक केस था, मैं इस मिलिंद को छोड़ूंगा नहीं। तब अयाना अभियान को शांत करवाकर कहती है, तुम पहले उनकी पूरी बात तो सुन लो कि वह कहना क्या चाहती हैं। तब अभियान शांत हो जाता है और वह मालिनी को पूछता है, मेरे भाई पर और कौन सा केस लगाने वाले थे तुम लोग? तब मालिनी बोली, मुझे ये तो पता नहीं, पर वो सिटी हॉस्पिटल की बात कर रहे थे। उन्होंने बस इतना ही कहा। सिटी हॉस्पिटल में जो राहुल मेहरा बहुत ही काबिल डॉक्टर हैं, मिस्टर मिलिंद ने उनके साथ कोई प्लानिंग की थी। मैंने बस इतना ही सुना था और कुछ नहीं। वे लोग मुझे भी मारने वाले थे, पर मैं वहां से कुछ साल पहले से भाग निकली। तब से मैं मिस्टर आदित्य को ढूंढ रही हूँ, पर वह जब भी मुझे दिखते तब वह मिस्टर मिलिंद के साथ होते, नहीं तो वे गुंडे मुझे ढूंढ निकालते। आज भी वे गुंडे मुझे ढूंढ रहे हैं। मैं उनसे ही बचकर भाग रही थी। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, हो सके तो आप मुझे माफ कर देना। जब मालिनी ये सब कह रही थी, उसकी सांस और भी ज्यादा तेज तेज चल रही थी और बस ये कहकर मालिनी अपना दम तोड़ देती है। पर अयाना ने जब पहले मिलिंद का नाम सुना था तब उसको थोड़ा अजीब महसूस हुआ था और उसने अपने फोन में मालिनी की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थीं। ये सब रिकॉर्ड के बाद अभियान और अयाना शॉक्ड होकर डॉक्टर को बुलाते हैं और डॉक्टर ने आकर जब मालिनी को चेक किया तब उन्होंने कहा, सी इज नो मोर। ये सब होने के बाद अभियान और अयाना ने पुलिस को मालिनी के बारे में सब कुछ बता दिया, पर जो मालिनी ने उन लोगों को बताया वो बस छुपा कर रखा था। सारी फॉर्मेलिटी के बाद वे लोग शांति से बैठे थे। तब अभियान कंफ्यूज होकर अयाना को पूछता है, ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अयाना कुछ सोचकर बोली, पर अभियान मुझे सब समझ में आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। तब अभियान कंफ्यूज होकर अयाना की तरफ देखकर पूछता है, मतलब मैं कुछ समझा नहीं। तब अयाना अभियान को समझाते हुए बोली, ये सब मिलिंद ने करवाया है। मिलिंद ही है इन सब का मास्टरमाइंड था। अयाना ये सब बोल ही रही थी। तब अभियान बस ध्यान से अयाना की बात को सुन रहा था। अयाना अपनी बात कंटिन्यू रखकर कहती है, देखो 7 साल पहले आदि भाई और अदिति दी एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते थे, तो अचानक वे लोग अलग कैसे हो गए? उन दोनों के बीच दूरियां कैसे आ गईं? और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन दोनों की दूरियां कब से आने लगी? तब अभियान अपना सब्र खोकर और अयाना को सीरियस होकर पूछता है, कब से? तब अयाना अभियान के सामने देखकर कहती है, जब से ये मिलिंद आया था तब से। मिलिंद के आने से पहले सब ठीक था, पर जब से वो आया था तब से आदि भाई की लाइफ में प्रॉब्लम आना चालू हो गई थी। उनके ऊपर अचानक केस होना, इतनी मेहनत के बाद भी एक सबूत का ना मिलना, और अचानक एक दिन मिलिंद ने कुछ ऐसा कर दिया था जिसके कारण आदि भाई जेल से छूट गए थे। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, आदि भाई के बाहर आने के कुछ दिन बाद ही आदि भाई और अदिति दी अलग हो गए थे। तुम्हें ये सब अजीब नहीं लग रहा? ये सब सीरियस होते हुए सुनकर और कुछ देर सोचने के बाद अभियान को अयाना की बात में दम लगता है और वह अयाना से कहता है, तुम्हारी बातों में दम तो है, पर अभी हमें क्या करना चाहिए? तब अयाना हल्का मुस्कुराकर कहती है, मैंने जब मालिनी के मुंह से मिलिंद नाम सुना था
तभी मुझे एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ वाली बात है, इसलिए मैंने ये सब रिकॉर्ड कर लिया था। तब अभियान ये सुनकर अयाना को गले से लगाकर कहता है, क्या बात है मेरी जान, तुम तो सच में काबिले तारीफ हो। इन सब बात से अनजान अभियान और अयाना बात कर रहे थे। उनके ऊपर कोई नजर रख रहा था और वह कोई और नहीं, मिलिंद का असिस्टेंट अभिनव था। एक्चुअली अभिनव मालिनी का पीछा कर रहा था। फिर मालिनी के एक्सीडेंट के बाद अभिनव अयाना और अभियान का पीछा करने लगा था और इत्तेफाक से अभिनव ने अयाना और अभियान की सारी बातें सुन ली थीं। जब अभियान और अयाना हॉस्पिटल से बाहर निकले और अपनी गाड़ी की तरफ जा ही रहे थे, तब अचानक एक गाड़ी आई और उन दोनों को टक्कर मार दी। टक्कर लगने के कारण उनको चोट लग जाती है। टक्कर के कारण अभियान का फोन गिर जाता है, पर अयाना फोन उसके पॉकेट में होने के कारण उसको कुछ नहीं होता है, पर चोट के कारण वे लोग बेहोश हो जाते हैं। बेहोश होने से पहले जो फोन गिरा था, वह फोन गिरने के कारण टूट गया था। जब मिलिंद का असिस्टेंट अभिनव अयाना और अभियान के पास जाकर जो गिरा हुआ फोन अयाना का फोन समझकर उठा लेता है, पर सच से अनजान अभिनव बहुत खुश हो जाता है। पर उसको पता ही नहीं था कि जिसका फोन उसने उठाया है वह अयाना का नहीं, अभियान का है। धीरे धीरे सारी उस जगह पर भीड़ आने लगती है और अभिनव उस भीड़ को देखकर बस अभियान का फोन ही लेकर वहां से चला जाता है और वह फोन करके मिलिंद को कहता है, सर काम हो गया है। तब मिलिंद अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाकर कहता है, अभिनव तुमने आज मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है। तब मिलिंद मन ही मन में जहरीली हंसी हंसकर कहता है, आदित्य मैं कभी भी तुम्हें और मेरी अदिति को एक नहीं होने दूंगा। अदिति सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। दूसरी तरफ भीड़ में से एक इंसान अयाना और अभियान को हॉस्पिटल में लेकर जाता है और जब आदित्य को ये न्यूज मिलती है तब वह भी भागकर हॉस्पिटल चला जाता है। जब आदित्य हॉस्पिटल में पहुंच गया तब उसने देखा कि अभियान और अयाना बेड पर लेटे हुए थे, उनके सिर पर पट्टियां लगी हुई थीं। आदित्य भागकर अभियान की तरफ गया और उसे पूछने लगा कि तुम ठीक हो ना, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना। तब अभियान कहता है, भाई आप टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ, पर अयाना को काफी चोट आई है। तब अयाना बेड से उठकर कहती है, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, पर तुम अभी ठीक हो ना। तब अभियान कहता है, मैं भी ठीक हूँ, पर भाई अच्छा है कि आप आ गए, हमें आपको एक न्यूज बतानी थी। तब आदित्य डांट कर कहता है, तुम्हें अभी आराम करना चाहिए और चलो तुम भी आराम करो, बाद में बात करते हैं। तब अभियान कहता है, भाई कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। तब आदित्य अभियान से पूछता है, क्या बात करनी है। तब अभियान एक लंबी सांस लेकर कहता है, भाई आपको मालिनी पता ही होगी, जिसने आप पर केस किया था। तब आदित्य अभियान पर चिल्लाकर कहता है, मुझे उस औरत के बारे में कुछ बात नहीं करनी। तब अभियान आदित्य को शांत करवा कर कहता है, भाई आप मेरी पूरी बात तो सुन लो। उसके बाद आदित्य तैयार हो जाता है बात सुनने के लिए और अभियान मालिनी के एक्सीडेंट के बाद जो जो उसके साथ हुआ वह सारी बात बता देता है। ये सुनकर आदित्य एकदम शॉक्ड हो जाता है। तब अयाना आदित्य के पास आ जाती है। तब अयाना कहती है, भाई मैंने मोबाइल सब रिकॉर्ड कर लिया है। उसके बाद अयाना मोबाइल में उसने जो जो रिकॉर्ड किया था वह सबूत आदित्य को दिखा देती है। सबूत देखकर आदित्य शॉक्ड होकर अभियान और अयाना से कहता है, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था ये सब मिलिंद मल्होत्रा ने किया होगा। तो अदिति उस मिलिंद के साथ क्या कर रही है, उसको ये सब पता है, और पता है तो उसके साथ क्यों रह रही है, और उसने मुझे सच्चाई क्यों नहीं बताई। तब अयाना आदित्य से कहती है, क्या पता अदिति दी ने जो भी किया हो आपकी जान बचाने के लिए किया हो। वैसे सच्चाई जानने के लिए पहले हमें उस डॉक्टर राहुल मेहरा को ढूंढना चाहिए। राहुल मेहरा ही हमारी मदद कर सकता है। राहुल मेहरा नाम सुनकर आदित्य को 9 साल पहले का वाकया याद आ जाता है और वह अभियान और अयाना से कहता है, राहुल मेहरा, अच्छा याद आया, ये डॉक्टर वही है जिसने मुझे 9 साल पहले ट्रीटमेंट दी थी। वह सुनकर अयाना कहती है, क्या क्या कह रहे हो आप, राहुल मेहरा वही डॉक्टर है, तो हमें उसके बारे में इंक्वायरी करवानी होगी। जब आदित्य और अयाना बात कर ही रहे थे पर अभियान कुछ और ही सोच रहा था। वह सोचकर आदित्य से कहता है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि हमारा एक्सीडेंट हुआ तो हुआ कैसे, हम रास्ते पर सही ही चल रहे थे तो कैसे। उसके बाद अभियान अपना फोन ढूंढने लगता है और कहता है, मेरा फोन कहाँ गया। तब अयाना बिना समय गवाए कहती है, तुम्हें क्या लगता है
तुम्हारा फ़ोन कहाँ गया होगा और इन सब के पीछे कौन होगा? और कोई नहीं, वह मिलिंद ही होगा। मालिनी हमारे हाथ लग गई थी, तो वह डर गया होगा। और वैसे भी मिलिंद के अलावा हमारा दुश्मन है ही कौन? आदित्य ये सुनकर गुस्से में आ जाता है। तब अभियान आदित्य को शांत करवा कर कहता है, भाई अभी नहीं, अभी करेक्ट समय नहीं आया है। पहले हमें उस राहुल मेहरा को मिलना होगा, उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या करना है। पहले हम सच्चाई तो जान लें। आदित्य ये सुनकर शांत हो जाता है। अभियान और अयाना के ठीक होने के बाद ये लोग राहुल मेहरा के बारे में छानबीन करने लगते हैं और उनको राहुल मेहरा के बारे में थोड़ा थोड़ा पता चलने लगा था कि राहुल मेहरा डॉक्टर कैसा है। और बाकी सब इंक्वायरी के दौरान ही उन लोगों को पता चला कि डॉक्टर राहुल एक करप्ट डॉक्टर है और उनको पैसे खिलाकर कुछ भी काम करवा सकते हैं। पहले तो डॉक्टर राहुल एक मामूली डॉक्टर थे, पर मिलिंद की मदद करने से उसको बहुत फायदा हुआ। आज डॉक्टर राहुल अच्छी पोजीशन में हैं। ये सब जानकारी के बाद आदित्य ने बिना समय गवाए और सच्चाई जानने के लिए एक वार्ड बॉय को पैसे का लालच देकर आदित्य की उस समय की फाइल खुलवाई जो डॉक्टर राहुल ने बनाई थी, पर दिखाई किसी को नहीं थी। आदित्य के बे रिपोर्ट थे जिसमें एक कड़वी सच्चाई छुपी हुई थी। आदित्य अपनी पूरी जिंदगी में सोचा ही नहीं था उस रिपोर्ट में वह लिखा था। जब आदित्य ने अपनी फाइल देखी तो वह शॉक्ड हो गया। उसने शॉक्ड होकर अयाना और अभियान से कहा, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मैंने जब अपनी रिपोर्ट देखी थी पर उसमें तो फूड पॉइजनिंग लिखा था, पर इस रिपोर्ट में तो ये लिखा है कि मैं ड्रग्स, पर ये कैसे पॉसिबल है? तो अभियान आदित्य को संभाल कर कहता है, भाई ये सब तो डॉक्टर राहुल ही बता सकते हैं। वे लोग डॉक्टर राहुल के केबिन के बारे में उस बोर्ड बॉय से पूछकर उस रिपोर्ट को लेकर डॉक्टर राहुल के पास जाते हैं। पहले तो डॉक्टर राहुल मेहरा कुछ नहीं बोलता, पर आदित्य ने उसे असली रिपोर्ट दिखाई। तब वह डर के मारे आदित्य और अभियान अयाना को सब सच बता देता है कि कैसे मिलिंद ने उसको इस हॉस्पिटल का एमडी बनाने का लालच दिया और वह उस लालच में आकर कैसे उसने ये सब किया। राहुल की ये सब करने की एक वजह और थी कि मिलिंद उसका बचपन का दोस्त भी था। मिलिंद भली भांति जानता था कि राहुल इस हॉस्पिटल का एमडी बनना चाहता था, इसलिए उसने डॉक्टर राहुल के सामने ऐसा ऑफर रखा कि वह मना ही नहीं कर पाया। उसने ये भी बता दिया कि मिलिंद ने ये सब अदिति को पाने के लिए किया था। पहले तो मिलिंद बताने के लिए तैयार नहीं था, पर जब राहुल ने मिलिंद को दोस्ती का वास्ता देकर पूछा कि उसने ये सब क्यों किया, तब उसने दोस्ती के वास्ते की खातिर बता दिया। ये सुनकर आदित्य के पैरों तले से जमीन खिसक गई। ये सब सुनकर आदित्य ने डॉक्टर राहुल को थप्पड़ मारकर उसको पीटने वाला ही था। तब बीच में अयाना और अभियान आ गए और वे लोग आदित्य को बाहर लेकर चले गए। बाहर जाने के बाद आदित्य जोर जोर से रोने लगा। उसने अभियान के गले लगकर बोला, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, मैंने अदिति को समझा ही नहीं, मेरी अदिति को। पर उसके बाद आदित्य अपने आंसू पोंछकर कहता है, अभी भी देरी नहीं हुई है, मैं अदिति से माफी मांग लूंगा तो वह पक्का मुझे माफ कर देगी। ये सब कहकर आदित्य अयाना से पूछता है, प्लीज क्या तुम मेरा एक काम करोगी? तब अयाना आदित्य से कहती है, भाई ये भी कोई पूछने की बात है, बताओ क्या करना है। उसके बाद आदित्य कहता है, तुम मेरे लिए अदिति को कॉल करके उसे अपने घर बुलाओगी, पर उसको कोई सच्चाई मत बताना और ये भी मत बताना कि मैंने तुम्हें बोला है। ये सुनकर अयाना अदिति को कॉल लगा देती है। जब अदिति ने अयाना का नाम अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखा तो वह बहुत खुश हो गई और उसने खुश होकर फोन उठा लिया। फोन उठाकर अदिति इमोशनल होकर कहा, अदिति अयाना से फोन की दूसरी तरफ से थोड़ा रोकर, क्या हुआ अयाना, तुमने आज मुझे कॉल किया, माँ पापा ठीक है ना? अयाना इमोशनल होकर और अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखकर, हाँ दी सब ठीक हैं, पर अदिति दी मुझे आपसे कुछ काम था, तो क्या आप हमारे घर आ सकती हैं क्या? अदिति ये सुनकर और खुश होकर, हाँ मैं अभी आ रही हूँ, ये कहकर अयाना फोन काट देती है और ये कहकर अदिति भी खुश होकर अपने घर के लिए निकल जाती है। जब अदिति घर पहुंची तब उसको अपने घर में उनके पुराने नौकर दिखे। तब अदिति ने नौकर से पूछा, काका आप कैसे हो और बाकी सब कैसा चल रहा है? तब काका मुस्कुराकर बोले, बेटा सब ठीक चल रहा है। काका ने अदिति से पूछा, तुम कैसी हो बिटिया? तब अदिति मुस्कुराकर बोली, मैं भी अच्छी हूँ काका। अयाना किधर है? उसने मुझे आज बुलाया था। तब काका ऊपर कमरे की तरफ इशारा करके बोले, ऊपर कमरे में। तब अदिति खुश होकर कमरे में चली जाती है। जब अदिति कमरे में पहुंचती है तब कमरे में अंधेरा होता है। तब अदिति प्यार से अयाना का नाम पुकारती है, अयाना अयाना अयाना।
तब अचानक लाइट ऑन हो जाती है। जब लाइट ऑन होती है तब अदिति के सामने आदित्य खड़ा हुआ था। अदिति आदित्य को देखकर शॉक्ड हो जाती है, पर उसे उलट आदित्य अदिति को देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखों के सामने उसने और अदिति ने जितने भी पल बिताए थे वह सामने आ जाते हैं और वह भागकर अदिति के गले लग जाता है। अदिति ऐसे आदित्य के गले लगने के कारण एकदम शॉक्ड हो जाती है और वह आदित्य को अपने आप से छुड़ाने की कोशिश करने लगती है और आदित्य से कहती है, ये सब तुम क्या कर रहे हो, मुझसे दूर रहो। पर आदित्य अदिति की बात नहीं सुनता और वह अदिति को गले लगाए रखता है, पर अदिति आदित्य को अपने आप से छुड़वाने की कोशिश करती ही रहती है। तब आदित्य अदिति को शांत करवा कर कहता है, अदिति शांत, मुझे सब पता चल गया है। अदिति शॉक्ड होकर और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करके पूछती है, क्या पता चल गया है तुम्हें, मुझे जाने दो। तब आदित्य अदिति को अपने सामने खड़ा करके और शांत करवा कर और इमोशनल होकर कहता है, मैं आज डॉक्टर राहुल मेहरा से मिला और उसने मुझे सारी सच्चाई बता दी। उसने मुझे ये भी बता दिया है कि मिलिंद ने तुम्हें मजबूर किया है, मुझे सब पता चल गया है। आदित्य रोते हुए और माफी मांगकर, मुझे माफ कर दो क्योंकि मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया, आई एम सॉरी। तब अदिति ये सुनकर, जो इतने सालों से अपने आंसू दबा कर रखा था, उससे रहा नहीं गया और वह आदित्य के गले लगकर रोने लगी और वह रोते रोते बोली, तुम सॉरी मत कहो, मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया था। तब आदित्य अदिति को बोला, नहीं तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। ये सब कह के आदित्य भी अदिति को जोर से गले लगाकर रोने लगा। वे लोग एक दूसरे में ऐसे खो गए कि उनको समय का कुछ पता ही नहीं चला और समय का पता भी कैसे चलता। इतने सालों का जो प्यार और ऊपर इतने सालों की लंबी जुदाई, अभी जितना भी वक्त मिले वह कम ही लगेगा। कुछ ऐसा हाल अदिति और आदित्य का था। लंबे समय तक एक दूसरे के गले लगने के बाद वे लोग अलग हुए। वे लोग एक दूसरे को प्यार की गहराई से और इमोशनल होकर देखने लगे। उसके बाद आदित्य अदिति के करीब गया और उसने अदिति के लिप पर किस करने लगा। अदिति भी आदित्य के किस में खोने लगी थी। उसके बाद अदिति भी आदित्य को किस करने लगी। अचानक माहौल हद से ज्यादा खुशनुमा और रोमांटिक होने लगा। तब अचानक अयाना वहां आ जाती है और वह आदित्य और अदिति को किस करते देख लेती है और वह सॉरी 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 कहकर मुड़कर इधर उधर देखने लगती है। अयाना को देखकर आदित्य और अदिति अलग हो जाते हैं। फिर वो लोग अपने आप को ठीक करने लगते हैं। आदित्य अयाना को नकली गुस्सा दिखाकर कहता है कि तुम्हारी टाइमिंग का कोई जवाब नहीं है, तुम हमेशा ऐसे ही। आगे कुछ आदित्य बोल जाता, उससे पहले अदिति आदित्य को हल्का सा मारकर अदिति अयाना से कंफ्यूज होकर पूछती है, अयाना तुम, मेरा मतलब है कि तुमने मुझे फोन क्यों किया था और तुम सबको सच्चाई कैसे पता चली, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब अभियान कमरे में आकर कहता है, भाभी ये बहुत लंबी कहानी है। अदिति अभियान को देखकर और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। तब अभियान कहता है, भाभी आप शॉक्ड क्यों हो रहे हो, और वैसे भी ये तो होना ही था, आपका प्यार है ही इतना गहरा और सच्चा। इसके बाद अभियान अदिति को सारी सच्चाई बता देता है कि कैसे वे लोग मालिनी से मिले, कैसे उन लोगों को डॉक्टर राहुल के बारे में पता चला और सब कुछ। ये सुनकर अदिति की आंखों से आंसू आ जाते हैं। तब अयाना अदिति के पास जाकर उससे माफी मांग लेती है। अदिति इमोशनल होकर अयाना को गले लगा लेती है। तब अभियान अदिति आदित्य और अयाना को कहता है कि तुम लोगों का भरत मिलाप हो गया हो तो कुछ काम करें। तब सब लोगों ने अभियान की ये बात सुनी तो सब लोगों के चेहरे पर एक प्यारी सी हंसी आ गई। पर आदित्य ने अभियान का कान खींचकर बोला, बहुत मजाक सूझ रहा है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ मजाक किसे कहते हैं। ये कहकर आदित्य ने अभियान के चेहरे पर एक हल्का सा थप्पड़ मार देता है और अभियान अपने आप को बचाते और दर्द से कराहता है, अरे भाई मैं तो बस माहौल को हल्का करने की कोशिश कर रहा था, पर आप तो देखिए। तब आदित्य बीच में आकर आदित्य और अभियान को रोक कर कहता है, चलो अभी मजाक बहुत हो गया, पर अभी सच में कोई अच्छा प्लान बनाना होगा। तब अभियान अदिति से बोला, भाभी इतने सबूत तो काफी है ना मिलिंद को जेल पहुंचाने के लिए। तब अदिति अभियान को समझाकर बोली, नहीं अभियान, इतने सबूत काफी नहीं हैं मिलिंद जैसे इंसान को जेल पहुंचाने के लिए। मिलिंद जल्दी ही बाहर निकल आएगा। वैसे भी मिलिंद जैसा इंसान जिसने अपने बाप का खून करके भी इतने साल बाहर रहा है, तुम्हें क्या लगता है ये सब करना बहुत आसान है। ये सुनकर अभियान आदित्य और अयाना तीनों के तीनों शॉक्ड हो गए। आदित्य ने शॉक्ड होकर अदिति से पूछा,
पर ये सब तुम्हें कैसे पता? मतलब तुम्हें कब पता चला? तब अदिति कहती है, एक दिन मैं ऐसे ही रात को किताब पढ़ रही थी, तब मिलिंद शराब के नशे में कमरे में आया और उसने सब बता दिया था। तब मुझे समझ आ गया था कि मिलिंद जैसे इंसान के साथ उलझना खतरों से खाली नहीं है। ये सुनकर आदित्य ने अदिति से पूछा, तुम एक बार जानने की कोशिश नहीं की क्यों मिलिंद ने अपने पिताजी को मारा? तब अदिति जवाब देकर कहती है, हाँ, सच्चाई जानने के लिए एक बार मैंने मिलिंद की माँ से मिलिंद के पिताजी के बारे में जानने की कोशिश की। तब मुझे पता चला कि उस इंसान को जीने का कोई हक नहीं था, इसलिए मैंने उस मामले को दबा दिया। वैसे तुम सबको पता है मिलिंद के पिताजी कौन थे? तब सब लोगों ने एक साथ पूछा, कौन? अदिति एक लंबी सांस के साथ जवाब देकर कहती है, महेंद्र मल्होत्रा। जब सब लोगों ने ये नाम सुना तब सब लोग शॉक्ड हो गए। आदित्य शॉक्ड होकर कहा, वो तो हमारे सीएम थे, मतलब मिलिंद मल्होत्रा एक पॉलिटिशियन का लड़का था। अभियान ये सुनकर बोला, इसलिए मिलिंद इतना पावरफुल इंसान है, इसलिए सब लोग मिलिंद से उलझना नहीं चाहते। ये सुनकर अदिति बोली, इसलिए तो मैंने कहा मिलिंद से उलझना आसान नहीं है। ये तो सिर्फ एक मामला मुझे पता है, बाकी का तो हमें इतना पता भी नहीं है। उसने अपनी लाइफ में क्या क्या किया है, इसलिए मिलिंद को खत्म करना है तो हमें उसकी पावर को खत्म करना होगा। ये सुनकर आदित्य अदिति का साथ देकर कहता है, अदिति सही कह रही है, हमें मिलिंद को खत्म करना है तो उससे पहले हमें साम्राज्य को बर्बाद करना होगा। हमें उसके खिलाफ इतने सारे सबूत लाने होंगे जिससे वह बच ही नहीं पाए। ये सुनकर सारे लोगों ने अदिति के साथ सहमति दिखाई। इसके बाद आदित्य बोला, मैं अपने डिटेक्टिव को हायर कर लेता हूँ, वह हमारी मदद कर सकता है। ये सुनकर अदिति आदित्य से बोली, उस डिटेक्टिव को कहना जो भी करे सावधानी से करे, मिलिंद को पता न चल पाए, और तुम भी सावधानी से काम करना। और एक महत्वपूर्ण बात, जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं हो जाता तब तक हम लोग मिलेंगे नहीं और न ही फोन पर बात करेंगे। आदित्य, तुम्हें कोई सबूत मिले या कोई अच्छी खबर सुनानी हो तो तुम अयाना के द्वारा ही बताना। ओके। सब लोग चुपचाप अदिति की सारी बातें सुनकर सहमति दिखाकर यहाँ से अलग अलग हो जाते हैं। वैसे आदित्य का मन तो नहीं था अदिति से अलग होने का, पर अपने मकसद के चलते उसने अदिति को जाने दिया। वे लोग दूसरे दिन से ही काम पर लग गए, पर मिलिंद के खिलाफ सबूत ढूंढना आसान नहीं था, बहुत मेहनत का काम था। जब भी सबूत मिलता तो वही सबूत गायब भी हो जाता। कई लोग गवाही देने के लिए तैयार होते, फिर डर के कारण मुकर जाते। ऊपर से वह सब छुपते छुपाते करना था और सावधानी के साथ भी करना था, क्योंकि मिलिंद एक मामूली इंसान नहीं था, एक पावरफुल इंसान था। पॉलिटिक्स में ना होकर भी सबको कंट्रोल में रखता था, इसलिए अदिति और बाकी सब लोग अच्छे से सब ध्यान रख रहे थे। फिर एक दिन चमत्कार हो गया, और वैसे भी कहते हैं ना, बुराई का अंत एक ना एक दिन होता ही है। और ये लड़ाई तो सच्चाई के लिए थी, तो वे लोग कैसे इस लड़ाई में हारते। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पूरे 6 महीने लगे, पर 6 महीने बाद उन लोगों के पास इतने सबूत तो आ गए जिससे लोग मिलिंद को बर्बाद कर सकते थे। वे लोग अदिति के घर पर मिले। वे लोग बहुत खुश थे, और खुश भी क्यों ना हो, इतना बड़ा जो काम हो गया था। अभियान खुश होकर अदिति से कहता है, भाभी, इतने सबूत तो काफी हैं मिलिंद को जेल पहुंचाने का, तो हम अब किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अभी हम रिपोर्ट्स को कॉल कर देते हैं। और अदिति मुस्कुराकर और सस्पेंस में हंसकर और अभियान को रोककर कहती है, शायद तुम एक चीज भूल गए हो, 2 दिन बाद क्या है? अभियान कंफ्यूज होकर अदिति की तरफ देखता है। 2 दिन बाद गणपति बप्पा आने वाले हैं, और मिलिंद भी अपने घर में गणपति बप्पा को लेकर आता है, तो उसी दिन ही हम सारी सच्चाई मीडिया को दे देंगे। देखते ही देखते 2 दिन बीत गए और आज का दिन आ गया। पर इस दिन अदिति बड़े ही चाव से गणपति बप्पा के आगमन की तैयारी कर रही थी, और ये देखकर मिलिंद भी बहुत खुश हो गया था। आज अदिति बहुत खुश थी, और अदिति को खुश देखकर मिलिंद भी गणपति बप्पा को खुशी खुशी लेने चला गया। जब मिलिंद गणपति बप्पा को लेकर आ रहा था, तब गणपति के आगमन के साथ मिलिंद की बर्बादी भी हो गई थी। आदित्य और अभियान ने सारे सबूत मीडिया को दे दिए थे। जब मिलिंद गणपति बप्पा को लेकर घर के अंदर आने ही वाला था, तब मिलिंद का फोन बार बार बजने लगा। अभिनव बार बार मिलिंद को कॉल करके ये न्यूज बताना चाहता था कि न्यूज में क्या आ रहा है, पर मिलिंद गणपति बप्पा को लाने में इतना बिजी था कि उसको फोन की आवाज सुनाई ही नहीं दी। पर अदिति बहुत खुश थी, मन ही मन में सोच रही थी कि आदित्य और अभियान ने सारे सबूत मीडिया को दे दिए होंगे, बस थोड़े समय में खुशखबरी आने वाली है। तब गणपति का आगमन हो गया। उसके साथ साथ पूजा होने के बाद मिलिंद ने जब अपना फोन देखा तो अभिनव के बहुत सारे मिस्ड कॉल थे, इसलिए मिलिंद ने बिना समय गवाए अभिनव को कॉल कर दिया।
पीछे से अदिति मिलिंद और अभिनव की सारी बातें सुन रही थी। अभिनव ने मिलिंद को सारी बातें बता दी। जब मिलिंद ने ये सब सुना, वह एकदम शॉक्ड हो गया। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई हो। मिलिंद को इतने टेंशन में देखकर अदिति मन ही मन में खुश होकर बोली, लगता है मिलिंद को सब पता चल गया है। दूसरी तरफ अभिनव की बातें सुनकर मिलिंद तुरंत ही टीवी चालू कर देता है। टीवी में अपने कारनामे जो उसने बहुत साल पहले, फिर उसके साथ साथ वह अभी किए थे, सारे के सारे टीवी पर रिपोर्टर दिखा रहे थे। मिलिंद ये सब देखकर अपनी गाड़ी की चाबी लेकर अपनी कंपनी की ओर निकल गया। पर जब मिलिंद कंपनी के बाहर निकला, तब बहुत सारे रिपोर्टर मिलिंद के घर के बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। मिलिंद ये सब देखकर शॉक्ड होने के साथ कंफ्यूज हो गया। पर फिर भी मिलिंद अपने आप को संभाल कर और मीडिया को हटाकर अपनी गाड़ी तक पहुंचा और अपने कंपनी चला गया। उसके थोड़े समय बाद अदिति भी मिलिंद के पीछे चली गई। मिलिंद की कंपनी पहुंचने के बाद वह गुस्से में अभिनव के पास चला गया, जो कब से मिलिंद का इंतजार कंपनी में कर रहा था। मिलिंद ने अभिनव को पूछा, ये सब किसने किया? मेरे इतने सारे राज बाहर कैसे आए? मेरे इनलीगल काम के बारे में सबको कैसे पता चला? इन सब के पीछे कौन है? अभिनव मिलिंद इतने गुस्से में देखकर डरते हुए बोला, सर, इन सब के पीछे मिस्टर रॉय है। मिलिंद ये सब सुनकर गुस्से में बोला, मिस्टर आदित्य रॉय? पर कैसे? इतने सालों के बाद आदित्य ने ये सब क्यों किया? और इतनी हिम्मत उसमें कैसे आई कि उसने मुझसे पंगा लिया? तब पीछे से अदिति बोली, जो कब से उन दोनों की बातें सुन रही थी, आदित्य में हिम्मत क्यों ना आती, मैं जो उसके साथ थी। अपने पीछे अदिति को देखकर मिलिंद शॉक्ड हो गया और उसने शॉक्ड होकर अदिति से पूछा, तुमने उसकी मदद की? क्यों? क्या तुम भूल गई हो कि आदित्य के खिलाफ आज भी मेरे पास सारे सबूत हैं? तब अदिति हंसकर बोली, किस सबूत की बात कर रहे हो तुम? उस सबूत की तो मैं एक बात बता दूं मिस्टर मिलिंद मल्होत्रा, समय बदल गया है। आज सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं, ना कि आदित्य के खिलाफ। तो तुम अपने आप को बचाने की सोचो समझे। ये कहकर अदिति वहां से चली गई। मिलिंद बस उसको गुस्से में देखता रह गया। उसके बाद मिलिंद ने सबसे मदद मांगी, पर सबूत इतने पुख्ता थे कि कोई उसकी मदद करने को तैयार ही नहीं था। इसलिए मिलिंद को बहुत गुस्सा आने लगा और उसने गुस्से में अपने आप से कहा, अदिति, तुमने ये ठीक नहीं किया। तुमने ये सब अपने प्यार को पाने के लिए किया ना। पर तुम एक चीज भूल गई हो, मैं मिलिंद हूँ। मैंने तुम्हें पाने के लिए इतना कुछ किया, पर तुमने क्या किया? बस अब बहुत हो गया। मैं अकेले बर्बाद नहीं होऊंगा, तुम्हारा आदित्य भी बर्बाद होगा। तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा। परसों गणपति बप्पा जा रहे हैं ना। गणपति बप्पा के साथ साथ अब तुम्हारी भी विदाई होगी पर इस दुनिया से। ये अपने आप से कहकर मिलिंद अभिनव से अदिति की गाड़ी के ब्रेक फेल करने को कहता है। ये सुनकर अभिनव शॉक्ड हो जाता है, पर वह कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता। वैसे भी अभिनव मिलिंद की बात को मना नहीं कर सकता था, पर कहीं ना कहीं अभिनव को ये सब गलत लगता है। इसलिए अभिनव ये न्यूज अदिति को बता देता है। पहले तो अदिति ये न्यूज को मानती नहीं है। बार बार अभिनव के कहने से अदिति बस अभिनव से कहती है, जो तुम सही कह रहे हो, तो भी मैं उस गाड़ी में बैठूंगी। मैं भी तो देखूं मिलिंद किस हद तक जा सकता है। परसों सुबह रोज की तरह अदिति तैयार होकर मंदिर के लिए और विसर्जन की तैयारी और कुछ सामान के लिए निकली। घर से बाहर निकलने के बाद अदिति ने अपने ड्राइवर को बुलाया, पर ड्राइवर ने कहा, मैम, आपकी गाड़ी तो बड़ी मैम मंदिर लेकर गई हैं। ये सुनकर अदिति को अभिनव की गाड़ी के ब्रेक फेल वाली बात याद आ गई। उसने घबराते और हड़बड़ाते हुए ड्राइवर से पूछा, बड़ी मैम कब निकली और कहाँ गई हैं? ये कहकर अदिति मंदिर के रास्ते पर पहुंची ही थी, तब उसको लोगों की आवाज सुनाई दे रही थी, अरे इधर एक्सीडेंट हो गया है, देखो कैसी हालत हो गई है। अदिति भागकर उस जगह पर पहुंची। तब उसने देखा कि एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था और वह गाड़ी अदिति की थी। गाड़ी को देखकर अदिति डर जाती है और वह भागकर उस गाड़ी के पास चली जाती है तो देखती है कि मिलिंद की माँ वहां पर बेहोश होकर गिरी पड़ी हैं। उसके चेहरे से खून आ रहा है। तब अदिति मिलिंद की माँ सुभद्रा को हॉस्पिटल लेकर चली जाती है। ये न्यूज मिलिंद को पता चली। वह भी भागकर हॉस्पिटल चला गया। जब मिलिंद हॉस्पिटल पहुंचा, तब तक मिलिंद की माँ को होश आ गया था। अदिति मिलिंद की माँ के बाजू में बैठी थी। मिलिंद जब माँ को मिलने उसके पास गया, तब उसकी माँ ने अपना सिर घुमाकर दूसरी तरफ देखने लगी। मिलिंद अपनी माँ से बात करके मिलिंद घबराकर और अपनी माँ की तरफ देखकर उसको और पूछकर, माँ आप ठीक हो? आपको ये चोट कैसे लगी और आप मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही हो? मिलिंद की माँ मिलिंद की तरफ गुस्से से देखकर, तू मुझे माँ मत कह, तूने वह हक खो दिया है। तूने जो जो बुरे काम किए हैं ना, वह सब मुझे पता चल गया है।
तू ऐसा कैसे कर सकता है? मिलिंद ने जब ये सब सुना तो वह शॉक्ड हो गया। फिर उसने अदिति को देखा, तब उसको सब समझ आ गया। इसीलिए वह गुस्से में अदिति की तरफ देखने लगा और मिलिंद की माँ ये सब देखकर और रोते हुए कहती हैं, तू अदिति के सामने मत देख, मुझे पहले ही पता चल गया था। पहले तो मैंने टीवी में जो जो देखा और सुना उसके ऊपर यकीन नहीं किया, क्योंकि जब मैंने अदिति की फोन पर बात सुनी जिसमें तू अदिति को मरवाना चाहता था, मुझे उस पर भी यकीन नहीं हुआ। मैं तुम पर भरोसा करती थी। मैं सबको और अदिति को गलत ठहराना चाहती थी, इसलिए मैं उस गाड़ी में बैठ गई। पर मैं गलत निकली। तू मेरा बेटा कहलाने के लायक ही नहीं है। और तो और तूने मुझे झूठ बोला था कि अदिति का पति उसको मारता है, इसलिए तूने उसको तलाक करवाया। छी, झूठ। ये कहकर मिलिंद की माँ और जोर जोर से रोने लगी और अपनी शक्ल मोड़ दी। मिलिंद अपनी माँ को ऐसे रोते हुए देखकर और अपने लिए ऐसी बात सुनकर पता नहीं क्यों उसको बहुत बुरा लग रहा था। उसकी आंखों से आंसू आने लगे थे और पता नहीं क्यों मिलिंद को पछतावा होने लगा। वह कुछ बोलने की हालत में नहीं था। मिलिंद की माँ अपने आंसू पोंछकर, जो तू अभी भी मुझे अपनी माँ मानता है तो अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। जब मिलिंद की माँ ने मिलिंद से ये कहा ही था, तब बाढ़ में पुलिस इंस्पेक्टर आ जाते हैं और वह मिलिंद को अरेस्ट करके और उसको लेकर चले जाते हैं और मिलिंद चुपचाप उनके साथ चला जाता है। जिसको मिलिंद अपने आप से भी ऊपर मानता था, उसने ही अपने बेटे मिलिंद को अरेस्ट करवा दिया था। तो मिलिंद अपनी माँ के फैसले का कैसे अनादर कर सकता था। उसके बाद अदिति आदित्य के साथ साथ अयाना अभियान बप्पा का खुश होकर विसर्जन कर देते हैं। उसके बाद अदिति और आदित्य एक दूसरे को गले लगाकर आई लव यू कह देते हैं और एक दूसरे को किस कर लेते हैं। इसके बाद अदिति और आदित्य धूमधाम से शादी कर लेते हैं और 1 साल बाद उनके घर में एक प्यारा सा छोटा सा बेबी बॉय का जन्म होता है और उनकी लाइफ खुशियों से भर जाती है। आखिर में जीत सच्चे और पवित्र प्यार की ही तो होती है। दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।